हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इजी सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, 10वां भाग आज कवर करने वाले हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। कल की क्लास में हम थोड़ा बहुत अलग बताए थे और अच्छे से नोट्स में ऐड कर दिए थे। किसके बारे में, आइए देखते हैं। कल की पिछली वाली क्लास में जो था, कल मतलब पिछला जो क्लास था या क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन क्या था, पिछला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11वां 11 क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द हैंडलिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का हैंडलिंग, उसका रख रखाव, स्टोरेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखना था। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखे थे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एक ग्रुप होता है फार्मास्यूटिकल ड्रग का ही, जिसमें रेडियो एक्टिविटी होते हैं, जहां से रेडिएशन निकलते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, इनका क्या काम आता है, डायग्नोस्टिक में काम आता है। ठीक है, जैसे एक्सरे वगैरह करवाते हैं, सिटी स्कैन, एमआरआई, इसमें काम आता है ये सब रेंज का। ठीक है, थेरापेटिक अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, उपचार के लिए, डायग्नोस्टिक के लिए इसमें हम यूज करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का, जहां से रेडियो एक्टिविटी, रेडिएशन निकलते हैं। ठीक, चलिए यही तो बताया गया था पहले। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रिफर टू ड्रग दैट आर अटैच्ड टू रेडियो एक्टिव मटेरियल। वही बात बताया जा रहा है कि उन दवा को कहते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जुड़ी होती हैं और रेडियो एक्टिव हिस्सा रेडिएशन छोड़ता है। ओके, चलिए, जुड़ी होती हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर रिफर टू ड्रग दैट आर अटैच्ड टू रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ऐसी दवाई होती हैं जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जुड़ी होती हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। यही रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज करते हैं, रेडिएशन, जो रेडियो एक्टिव पोर्शन है रेडिएशन रिलीज करते हैं। दैट द स्कैनर कैन मेजर, जिसे स्कैनर से क्या होता है, मेजर किया जा सकता है। और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट हो वो हमें रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक, चलिए, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड इमिट रेडिएशन, वही सारी बात लिखा हुआ जिसको हम कल पढ़ा चुके थे, देख लीजिएगा। मेन पॉइंट आपको यहाँ बताए थे कि इसके एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल बताए थे जिसको हम खाली अंडरलाइन किए थे, टिक लगा दिए थे। ठीक है, कि यही आपको लिखना है, अंदर की चीजें नहीं लिखनी है। टेक्टिनियम 99M जो कि हड्डियों के स्किन के लिए, किडनी के स्किन के लिए जाना जाता है। आयोडीन 131 जो कि थायराइड के लिए, थायराइड कैंसर के लिए, बहुत ज्यादा थायराइड बढ़ जाना, इसको हम डायग्नोसिस करने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। तो जो टिक किए खाली वही लिखना है, अंदर की चीजें नहीं लिखना है। उसके बाद आपको स्टोरेज बताए थे कि कैसे इसको रख रखाव रखे जिससे ये सुरक्षित रहे, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसमें हम देखिए हिंदी में भी कर दिए थे जिससे आप अच्छे से पढ़ सकें। कंटेनर को अच्छे से बंद करिए, एक सेपरेट अलग, बाकी मेडिसिन को अलग रखिए, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन इनको अलग रखिए, उसमें प्रॉपर तरीके से ये साइन होना चाहिए, यही सब चीज तो लिखा हुआ है। टेम्परेचर कंट्रोल, लिमिटेड एसेस, ये सारा चीजें हिंदी इंग्लिश में कल की नोट्स में ही हम अटैच कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है डिस्पेंसिंग, कैसे इसका वितरण किया जाए, तो वितरण के बारे में भी बता दिए थे क्या क्या वितरण का तरीका है। प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत सिर्फ न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर के अथोराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन पर ही दिया जाएगा, वितरण किया जाएगा। जो एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, जो न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर होते हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही वितरण होगा। ट्रेंड स्टाफ होगा या फार्मासिस्ट या न्यूक्लियर मेडिसिन स्टाफ ही से डिस्पेंस करेंगे, कोई ऐसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज किया जाना चाहिए, जैसे लेड एफ्रॉन का यूज करिए पहनने के, ग्लव्स का यूज करिए, सिरिंज का यूज करिए, शील्डेड रहे। ठीक है, बाकी चिमटे वगैरह है उनका यूज करिए। सही डोज को मापे अच्छे तरीके से, यही सारी चीजें हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ के देख लीजिए। कल की क्लास में था जिसको आप देखिए परसों वाली क्लास में, और अच्छा क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। आज चलिए टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स वाला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है क्या, एक बार चेक कर ले, जैसे कि किसी ने कहा यहाँ पे, गरिमा जी कह रही है मेरी वॉइस स्लो आ रही है। ठीक, नहीं, अच्छा मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है क्या, एक बार चेक कर। नहीं, वॉइस एकदम क्लियर है, वॉइस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वॉइस क्लियर आ रही है, थोड़ा सा इको टाइप का रहता है वो, लेकिन क्लियर आ रहा है वॉइस, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सुनाई दे रहा है बहुत तेज। ठीक है, चलिए ऐप कट करके फिर से ओपन करिए, सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो हमारी वॉइस में नहीं प्रॉब्लम है, वो ऐप में कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर ईयरबड्स लगाने के बाद दिक्कत आ रहा है ना, तो वो ऐप में ही होगा। टेक्निकल टीम पता नहीं क्या कर रही है, बार बार सुधार कर रही है, सही कर रही है, फिर कुछ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्कस अबाउट EHR, आपसे साफ साफ पूछेगा कि आप EHR के बारे में बताइए, किसके बारे में, EHR।
जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। चलिए ये भी सर फुल पीडीएफ अपलोड कर दो सर टॉप 20 में ईईडीएम का, टॉप 20 में ईईडीएम का फुल पीडीएफ। चलिए देखते हैं। जैसा यहाँ की बात करें कि EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्या है ये EHR, इसको देखेंगे। ओके चलिए देखिए EHR के बारे में ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, और जहां इलेक्ट्रॉनिक आ जाए समझ लीजिए बात कर रहा है किसका? डिजिटल का। ठीक है, आजकल डिजिटल का जमाना है। डिजिटल का जमाना तो पहले भी था, लेकिन अब जमाना है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देख रहे हैं आप किस तरह से AI चीजों को कितना बदल रहा है, कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। एक से एक नया नया AI आ रहा है। बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम में चेंजेस होने वाली हैं। ठीक है, हमेशा अगर देखिए हेल्थ सेक्टर में बहुत बदलाव आ रहा है। आप, हमें लगता है आने वाले टाइम में ये जो ब्लड टेस्ट वगैरह होता है ना, स्कैन करके टेस्ट होगा। ठीक है, और बहुत जल्दी एक्यूरेट रिजल्ट तुरंत का तुरंत आएगा। जैसे आपका ब्लड प्रेशर का आता है, वैसे ही आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें चेंजेस आएंगी। बहुत सारी चीजों पे टेस्टिंग चल रही है, और बहुत बेटर होगा जब AI का पूरी तरीके से वो होगा। ठीक है, दिक्कत पैथोलॉजी का भी है और बाकी लोगों का है। जो जो लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीजें बदली जाएंगी। इसीलिए AI के साथ चीजों को आप लोग सीखते रहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप को अपडेट करते रहिए। ठीक है, अगर आपको जो भी चीजें करना है, जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने ही मेडिकल स्टोर को आगे ऑनलाइन में कैसे शिफ्ट करें, AI का क्या क्या यूज हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट क्या यूज कर रही है AI का, जैसे ई प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें यूज कर रही है अपनी वेबसाइट बना करके। प्रिस्क्रिप्शन जैसे आपको इस संजीवनी वाला बताए थे, बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है। तो आप भी थोड़ा उसके बारे में सोचिए, रिसर्च करिए, जानिए कि AI क्या कर सकता है। ठीक है, वरना बहुत बड़ी चीजें चेंजेस हो जाएंगी। चलिए, आयुष जी के सर एग्जाम डेट आ गया है 2 मई को। अच्छा हुआ बता दिया आयुष जी, हमें नहीं पता था। अब अच्छे से पढ़ाई करिए और बहुत मेहनत करिए। 2 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहला पेपर इन्वायरमेंटल का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्वेश्चन है EHR के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड EHR क्या है, आइए देखते हैं। ठीक, एन इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस मेडिकल रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक कलेक्शन है भिन्न भिन्न मेडिकल रिकॉर्ड का, दैट गेट जनरेटेड ड्यूरिंग एन क्लिनिकल इवेंट। तो जनरेट किया जाता है क्लिनिकल इवेंट के दौरान। EHR एक कलेक्शन है वेरियस मेडिकल रिकॉर्ड, जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं ना, उनका एक अलग अलग मेडिकल रिकॉर्ड का कलेक्शन है, जो कि किसी क्लिनिकल इवेंट के दौरान इसे जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर प्रोवाइड डिजिटल एक्सेस टू डॉक्टर। जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों के स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है, तो इसको प्रोवाइड करते हैं डिजिटल एक्सेस टू डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर को मतलब डिजिटल तरीके से, एंड मेंटेन प्रॉपर पेशेंट रिकॉर्ड डिजिटली। और पेशेंट के पूरी तरीके से रिकॉर्ड को डिजिटली सेव रखा जाता है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। इट कंटेन ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लिनिकल डाटा पेशेंट। इसमें शामिल है सभी जो आवश्यक इंफॉर्मेशन है क्लिनिकल डाटा पेशेंट के बारे में। पेशेंट का जो भी क्लिनिकल डाटा है, वो सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में। ओके, ध्यान रखिएगा। सीधी सीधी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट में EHR कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा आएगा। आपके एग्जाम में खाली EHR आएगा कि डिस्क्राइब EHR, ऐसा आ जाएगा, डिस्क्राइब EHR। ठीक है, विथ, या फिर कुछ और पूछ देगा, इसके साथ एग्जाम्पल पूछ देगा, या फिर कह देगा कि डिस्क्राइब EHR विथ ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इस तरह से EHR का फुल फॉर्म जाने रहिएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड अलग अलग मेडिकल रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है, जो किसी भी क्लिनिक घटना के दौरान जनरेट किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है, जैसे जो रिकॉर्ड करते हैं उसका एक कलेक्शन है, जो किसी भी क्लिनिक घटना के दौरान जनरेट करते हैं। अब क्लिनिक घटना का मतलब क्या, वही सारे जो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल में होते हैं। ठीक है, पेशेंट एडमिट है, उसका इलाज प्रॉपर तरीके से, उसका मेंटेन, कितने दिन पहले आया हुआ था, उसका रिकॉर्ड, उसको जनरेट करने का एक कह सकते हैं कि क्या है, कलेक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर डॉक्टरों को डिजिटल एक्सेस देता है और मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सही तरीके बनाए रखता है। इनमें मरीजों के क्लिनिकल डेटा के बारे में सभी जरूरी जानकारी होती है। ठीक है, चलिए, EHR आर आल्सो कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ। EHR में ये जानकारी भी होती है। ये तो आपको समझ में आ गया कि EHR है क्या।
ठीक है। ईएचआर एक कलेक्शन है, ईएचआर अलग अलग मेडिकल रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है जो किसी भी क्लिनिकल घटना के दौरान जनरेट किया जाता है। समझ में आया? कैसे करते हैं? डिजिटली तरीके से करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर अगर डॉक्टरों को डिजिटली एक्सेस देता है, डिजिटली मतलब ऑनलाइन एक्सेस देता है, कंप्यूटराइज एक्सेस देता है, और मरीजों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सही तरीके बनाए रखता है। समझ में आ गया होगा? आप अपने हिसाब से आप बना के लिख ले जाएंगे ईएचआर के बारे में। अब देखिए और भी जानकारी क्या है, पेशेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, मरीजों की संपर्क जानकारी। वही बात बताया ना कि अगर ये डिजिटली होता है तो पेशेंट को बार बार प्रिस्क्रिप्शन ले जाने की जरूरत नहीं होती है, बस अपना डिटेल्स बता देगा। आप 1 साल पहले दवा कराए हैं वो पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आप इतने डेट में इस दिन को आप आए हुए थे, आपका ये दवा चला था, आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम थी, पूरी तरीके से वहां लिख के सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जो कि अभी होता है, बहुत सारे डॉक्टर करते भी हैं, हम खुद देखे हैं, काफी अच्छा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपका पूरा नाम डालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो पेशेंट कॉन्टेंट डिटेल, मरीज की संपर्क जानकारी, डिटेल आप मेडिकेशन हिस्ट्री, दवाओं के इतिहास की जानकारी। आप 2 साल बाद दिखा रहे हैं फिर भी आपकी पूरी दवा जितनी भी चली हुई हैं, अगर आप एक ही डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ये नहीं कि आप कहीं और दिखा लिए दिल्ली में, फिर मुंबई में दिखा लिए, फिर आपके गोरखपुर में बैठा हुआ डॉक्टर कह रहा है कि अरे हाँ आप दिल्ली मुंबई, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप किसी एक ही डॉक्टर के यहाँ दिखाए हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन रहता है, भले ही उसके पास 5 साल जाइए। ठीक है, आपको प्रिस्क्रिप्शन ले जाने की जरूरत नहीं है, आपका नाम, एड्रेस और आपका उम्र ही काफी है। ओके, चलिए अब ये भी आता है कि सर नेम तो सर 2 नेम एक साथ हो सकते हैं, 2 नेम एक साथ हो सकते हैं, इसीलिए पूरी डिटेल्स होता है, एड्रेस भी होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एलर्जी, एलर्जी का भी बहुत अच्छे से पता चलता है कि किस दवा से क्या एलर्जी हुआ था, जिसे डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो ईएचआर में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में पेशेंट की पूरी जानकारी, कॉन्टेक्ट डिटेल, संपर्क जानकारी, मेडिकेशन हिस्ट्री, दवाओं के इतिहास की जानकारी, एलर्जी हो गया। अगर पेशेंट का कोई इंश्योरेंस वगैरह है, मरीजों का बीमा है तो बहुत जरूरी है, आजकल तो इंश्योरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर में थोड़ा बहुत सक्सेस हो रहे हैं तो सबसे पहला काम करिएगा अपने फैमिली का इंश्योरेंस कराइएगा। ठीक है, अपना खुद इंश्योरेंस कराइए, फैमिली का इंश्योरेंस कराइए। बहुत सारे चीज मार्केट में घूम रही है, कोई पता करके छोटा मोटा ही लेकिन इंश्योरेंस जरूर करा लीजिएगा, वरना जब बड़े हॉस्पिटल में जाओ, मेदांता वगैरह में, तो इंश्योरेंस की वैल्यू पता चल जाती है कि सच में यार इसका कुछ वैल्यू है। क्योंकि हम खुद गए हैं, पता किए हैं, देखे हैं, तब बता रहे अपने एक्सपीरियंस से, तब लगता है कि हाँ जरूरी पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या होता है। बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो करा सकते हैं। तो पेशेंट आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, मेडिकेशन हिस्ट्री हो गया, एलर्जीज हो गया, इंश्योरेंस आप पेशेंट का बीमा, वैक्सीनेशन हिस्ट्री आप पेशेंट का कोई अगर बीमा वैक्सीन लगा हुआ है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, मेडिसिन लिस्ट, दवाओं की जो सूची है ये भी जानकारी देता है हमें। हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड, आप पेशेंट कब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसका क्या रिकॉर्ड है, ये सारी जानकारी हमें ईएचआर दे देता है। सर आप कमेंट नहीं देखते हो, इतने टाइम से मच रहा हूं कि, अच्छा पूछ रहा हूं कि ये नोट्स बनाए या नहीं, या पीडीएफ से ही पढ़ लें। ताजिम अली जी, ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, कि जैसे आप अगर पीडीएफ से पढ़ने की क्षमता आपको है, अगर आपको लग रहा है कि पीडीएफ से पढ़ के हम लिख ले जाते हैं तो आप पीडीएफ से पढ़िए, नो डाउट। अब आपको लग रहा है कि नहीं पीडीएफ से पढ़ने में हमको याद नहीं हो रहा है, हमको नोट्स बना के ही लिखने की, जैसे अपनी कैपेसिटी आपको पता है कि हमको लिखने से ही याद होता है, तो हम लिखेंगे। जैसे मेरा आदत था, जब हम पढ़ते थे तो हम घूम घूम के याद करते थे, जैसे कोई चीज अपना नोट्स बनाए, और नोट्स कैसे बनाते थे, जो लेक्चर लेते थे उसको रफ कॉपी में, मोटी सी रफ कॉपी थी, बी फॉर्म में पूरा जो नोट्स था उसको लिख लेते थे। इंपॉर्टेंट जो सर की भाषा थी, इंग्लिश में पढ़ाते थे लेकिन हम हिंदी इंग्लिश दोनों लिखते थे, लेकिन उसके बाद लिखते थे इंग्लिश में ही। ठीक है, उसके बाद फिर उसको अपने याद करके फिर इंग्लिश में लिखते थे। याद कैसे करते थे, घूम घूम के करते थे, फिर उसको लिखते थे इंग्लिश में, कॉपी में, रफ कॉपी में, गंदी राइटिंग में। ओके, नोट्स नहीं बनाते थे, गंदी राइटिंग में, रफली में लिखते थे, बस एक तरीके से कि हाँ हमें याद है, ये कंफर्म करने के लिए लिखते थे। यही तरीका हम अपनाते थे जिससे अच्छे से याद हो जाता था। फिर भी एग्जाम में वो 100% नहीं लिख पाते थे, लेकिन 80% तक तो लिख ले जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी अपने तरीके को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए कि कैसे हमें याद होगा, पीडीएफ से याद हो जाएगा कि लिख के याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग तो सरसरी निगाह से देख के याद कर लेते हैं, तो वो अपनी कैपेसिटी खुद जानते हैं, उसी हिसाब से करिए आप भी। चलिए, तो पेशेंट कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, मरीजों की संपर्क जानकारी, जहां पे ईएचआर में सारी जानकारी होती है, सारे पॉइंट वाइज आप लिख दीजिएगा।
ईएचआर होता क्या है इसके बारे में बता दिए कि एक तरह का अलग अलग मेडिकल रिकॉर्ड का एक कलेक्शन है जो किसी भी क्लिनिकल घटना के दौरान को जनरेट करता है। इसमें डॉक्टर उनको डिजिटली तरीके से एसेस देता है, जैसे कि मरीज के जो भी रिकॉर्ड है वो डिजिटल तरीके से उसके पास रहते हैं। ठीक है, इसमें मरीज के क्लिनिकल डेटा के बारे में सभी जरूरी जानकारी होती है। ईएचआर में ये भी जानकारी होती है जैसे पेशेंट के कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, एलर्जी हो गया, पेशेंट का इंश्योरेंस हो गया, उसका वैक्सीन हो गया, मेडिसिन लिस्ट हो गया, और कोई भी रिकॉर्ड अगर हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड है वो हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ ईएचआर, ईएचआर के क्या लाभ हैं? तो ईएचआर प्रोवाइड एक्यूरेट, अप टू डेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। कितना इजी लाइन है कि ईएचआर जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है प्रोवाइड करता है एक्यूरेट, सटीक, अप टू डेट मतलब लेटेस्ट, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी पेशेंट को ईएचआर दवाओं के बारे में या फिर बीमारी के बारे में सही और लेटेस्ट और पूरी जानकारी प्रोवाइड करता है। ईएचआर मरीजों के बारे में सटीक, अप टू डेट और पूरी जानकारी देते हैं। ईएचआर प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड, मोर कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट केयर। ईएचआर मरीजों के रिकॉर्ड तक जल्दी पहुंच प्रदान करता है और ज्यादा बेहतर और कुशल देखभाल मिलती है। ठीक है, ईएचआर प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू पेशेंट रिकॉर्ड, मतलब पेशेंट के रिकॉर्ड को बहुत जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं और बहुत तेजी से पेशेंट का मतलब एक सुरक्षित तरीके से उनका देखभाल, कुशल तरीके से देखभाल करने में सफल बनाता है ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट शेयर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विद पेशेंट एंड डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर स्टाफ। या ईएचआर जो होता है या मरीजों, डॉक्टरों और अन्य हेल्थ केयर स्टाफ के साथ इलेक्ट्रॉनिक जानकारी शेयर करता है। ओके, या मरीजों, डॉक्टरों और अन्य हेल्थ केयर स्टाफ के साथ इलेक्ट्रॉनिक जानकारी शेयर करता है। ओके, इट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। अच्छा, कभी आप लोग ऐसा रहा है कि कभी किसी फैमिली का या फिर कहीं पे भी आप डिजिटली तरीके से दिखाए हो, डिजिटली तरीके से कि आप किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिए हो ऑनलाइन, डॉक्टर वीडियो कॉल पे कंसल्ट कर रहा हो और फिर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हो, डिजिटली प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हो, फिर आपको मेडिसिन ले लेना है कहीं पे जाके। ऐसा एक बार दिखा के कोशिश करिए कभी फ्यूचर में, हालांकि किसी का भी राय दीजिएगा या कहीं देखिएगा, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। आप डिजिटली किसी डॉक्टर को, चाहे दिल्ली में बैठा हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं पे भी हो, उस डॉक्टर के बारे में पता करके उसका अपॉइंटमेंट लेकर के कुछ पे करके डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बता करके, अब यहाँ बात आएगी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कैसे होगा? तो आपको डॉक्टर बताएंगे, आपको डायग्नोसिस करा के फिर उनको भेजना है, फिर उसके बाद आपको दवा देंगे, मतलब घर बैठे ये सारी चीजें हो जाता है। ये सब होता है ईएचआर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, जिसमें पूरी तरीके से आपके रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएंगे और आप एक तरीके से लेटेस्ट तरीके से आप जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे ऋतिक जी कह रहे हैं कि इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी, इजी टू एक्सेस, बेटर कम्युनिकेशन, टाइम सेविंग, डाटा सिक्योरिटी। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। तो इट शेयर इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विद पेशेंट एंड डॉक्टर टू अदर हेल्थ केयर स्टाफ। या ईएचआर जो होता है मरीजों, डॉक्टरों और अन्य जो हेल्थ केयर स्टाफ होते हैं के साथ इलेक्ट्रॉनिक जानकारी शेयर करता है। इट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, रिड्यूस मेडिकल इधर एंड प्रोवाइड सेफ केयर। या मरीजों के निदान में मदद करता है, उनके देखभाल में मदद करता है, उनके डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, मेडिकल गलतियों को कम करता है, जो दवाओं की गलतियां होती हैं, इंट्रैक्शन डोज, इसको कम करता है और सुरक्षित देखभाल प्रदान करता है। ठीक, इट रिड्यूस द पेपर वर्कलोड ऑफ पेशेंट एंड हॉस्पिटल। यह मरीजों और अस्पताल की कागजी काम कम करता है। बहुत ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लेके दौड़ने की जरूरत नहीं है, या कोई भी फॉर्म भरना हो, या कॉलेज कह रहे हैं, हॉस्पिटल में कुछ भी ऐसी दिक्कतें हो जो पेपर वाला हो, वो नहीं, सब ऑनलाइन हो जाता है। तो डीएचआर के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए ओके। तो ये चीजें थी ईएचआर के फायदे, आपको समझ में आ गया कि पूरी तरीके से पेशेंट की जानकारी जो है डिजिटली तरीके से होती है, दवाएं से लेकर के जितने फैसिलिटी हैं सब आपके इलेक्ट्रॉनिक हो गए, जिससे पेशेंट, अदर जो हेल्थ केयर स्टाफ है, फार्मासिस्ट, सबको हेल्प मिलता है। ठीक है, ये तो आप पूरे ईएचआर के बारे में जान गए, एडवांटेज भी समझ गए, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसकी हानि क्या है, इसके नुकसान क्या है? इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि सेटअप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर कॉस्टली। जाहिर सी बात है, आप कंप्यूटर लगा रहे हैं, वाईफाई लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसका जो कॉस्ट आएगा थोड़ा महंगा आएगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड को सेटअप करने की लागत महंगी होती है। सबसे बड़ी कमियां ये हो गई, नुकसान है। दूसरा है ऑल इंफॉर्मेशन हैज टू बी कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म। सभी जानकारी को डिजिटल रूप में बदलना पड़ता है, जितनी भी जानकारी है उसको डिजिटली तरीके से बदलना पड़ता है, सेव करना पड़ता है, तब वो सेव होती है। ठीक है, तो यही थोड़ा थोड़ा सा वो है, कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है, यही आप बता सकते हैं। अच्छा, आप जहाँ पे हैं वो ई लाइब्रेरी है?
अच्छा, ई हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर ऑनलाइन देखते हैं लखनऊ से। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, तो डिसएडवांटेज भी देख ली, एडवांटेज भी देख ली, यहां तक का आपको क्लियर हो गया। ईएचआर के बारे में अगर एग्जाम में आता है तो आप बता देंगे यहाँ पे, उसके एडवांटेज को बता देंगे, ये भी जानकारी होती है, जितना लिखा है इसको बता दीजिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दीजिएगा। यहां तक का क्लियर हो गया? यहां तक का क्लियर हो गया हो? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया आगे। अब देखिए यहाँ पे दो ही लिखा हुआ है, आप ज्यादा नहीं, मुश्किल से 3 बताइएगा। कभी भी ये मत करिएगा कि डिसएडवांटेज जो नुकसान है उसको ज्यादा बताइए, एडवांटेज को कम करिए। यहाँ पे अगर 5 बता रहे हैं आप, तो यहाँ मुश्किल से 3 बताइएगा। यहाँ कितना है? यहाँ भी 5 है, नहीं 5 मत बताइएगा भैया, ये थोड़ा सा क्या बताया जाए, ये 3 ही बताइएगा, 3 से ज्यादा मत बताइएगा। नुकसान हमेशा कम बताया जाता है, फायदा हमेशा ज्यादा बताया जाता है, ठीक है, समझ जाइए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में से देखिए 3 4 5 में से जो आपको आसान लगे कोई एक लिख लीजिएगा। सेफ्टी ऑफ डाटा इज इंपॉर्टेंट, सो प्रोटेक्शन ऑफ ईएचआर इज वेरी क्रूशियल टास्क ऑफ फॉर आईटी स्टाफ। डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड की सुरक्षा आईटी स्टाफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेटा जो सेव होता है अगर डिलीट हो गया तो फिर बैकअप लाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डॉक्टर एंड अदर मेडिकल स्टाफ। ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू करने से डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ को इस सिस्टम के बारे में पता चलता है, ठीक है। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस अपडेट। देखिए ये सब नुकसान है कि मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे तभी डॉक्टर जानेंगे कि कैसे इसको यूज करना है, अदर मेडिकल स्टाफ जानेंगे कि हाँ यार ये तरीका है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोग्राम चलाना पड़ता है, ये भी एक नुकसान है कि नई चीजें हैं, नई चीजें सीखने के लिए डॉक्टर को थोड़ा सीखना पड़ेगा। इट ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा सॉफ्टवेयर को और एंटीवायरस अपडेट की जरूरत होती है, ठीक है। एंटीवायरस का मतलब एंटीवायरस हमारे बॉडी में नहीं, एंटीवायरस सिस्टम में भी होता है वायरस, ठीक है। सिस्टम में अलग तरह के मालवेयर वायरस होते हैं, उसको अपडेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। तो हमेशा हमेशा सॉफ्टवेयर को, एंटीवायरस को अपडेट होने की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी एक नुकसान होता है। सर ऑल पार्ट ऑफ टॉप 20 को एक पीडीएफ में दे देना सर, ऑल पार्ट ऑफ 20 को एक पीडीएफ में। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं, पहले ये खत्म हो टॉप 20। अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, कितने क्वेश्चन पे कर रहे हैं, 12वें क्वेश्चन पे। खत्म हो जाए फिर हम एक साथ दे देंगे उसमें पीडीएफ क्या है, बस ज्यादा दिन नहीं बचेगा, ये खत्म होने वाला है। तो ईएचआर के बारे में बेसिक चीजें, एडवांटेज डिसएडवांटेज में ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। डिसएडवांटेज ओनली 3 लिखना, लिख दे रहे हैं, ओनली राइट, ओनली 3 डिसएडवांटेज, ठीक। इससे ज्यादा मत लिखिएगा, 3 से ज्यादा मत लिखिएगा। 2 यहाँ पे है, 3 4 5 है, 3 में से कोई एक लिखिएगा, 3 4 5 में से कोई भी एक जो आसान लगेगा उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया ईएचआर। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बस यही क्वेश्चन इसमें यही लिखना है, बस इतना काफी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में पूछेगा तो इसमें यही इतना बता दीजिएगा क्या होता है, इसके और भी जानकारी होती है इसको बता दीजिए, इसके लाभ बता दीजिए और इसके हानि नुकसान बता दीजिए, बस इतना सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है। सना कह रही सर हमारे कॉलेज में बोल रहे हैं एग्जाम डेट चेंज होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, ज्यादा नहीं। लेकिन हम बताएं, अगर ऐसी चीजें मन में आ गया या बाकी लोग देख रहे होंगे आपकी बात को ना, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा कि चलो बढ़िया यार, जो हम पोटेंशियल से पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सना क्या की हमका डाउन की, एक अच्छा मोटिवेट दी कि आगे एग्जाम बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको जो हार्मोन जनरेट हो रहे थे, जो पढ़ने की जो टेंडेंसी थी वो कम होने लगेगी, कि चलो कह रही थी शायद हो सकता पता की होंगी, आगे जाएगा। ऐसा मत करिए, एग्जाम अगर 2 तारीख को है तो 2 को ही मान के चलिए, भले आगे बढ़ जाए, अगर आगे बढ़ जाए तो आपके लिए बल्ले बल्ले है ना, कि आप रिवीजन कर पाएंगे। नहीं आगे बढ़ रहा है तो 2 तारीख के लिए आप एक्टिव हैं, अगर बढ़ जाएगा तो आपके लिए बल्ले बल्ले है, आप रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे कि भैया चलो हम पूरा याद कर लिए थे और अच्छे से पढ़ लें, या जो छूटा था वो पढ़ लें। तो इसलिए पहले से अभी ये सब चीजें मत करिए, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप 2 तारीख फाइनल मान के चलिए। 2 को आपका मॉर्निंग में इन्वायरमेंटल का पेपर है, याद रखिएगा अगर यूपी के आप हैं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस द डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। बराबर ईएचआर के बारे में पढ़ चुके आप, बेसिक चीजें लाभ हानि सब जान गए। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज को देखते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज को देखते हैं। चलिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोजाना की गतिविधियों पर चर्चा करें।
क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोजाना की गतिविधियों पर चर्चा करें, उसको देखते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज क्या है, आइए देखते हैं। तो डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की डेली एक्टिविटीज की बात करें तो इन डेवलप कंट्री में, विकास देश में, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। क्लिनिकल जो फार्मासिस्ट होते हैं ये बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, अलग विकास देश की बात करें जैसे लाइक अमेरिका वगैरह में, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं ये बहुत सारे वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। डिपेंड करता है कि वहां पे कौन से हेल्थ केयर सिस्टम के रिसोर्सेस वहां अवेलेबल है। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम या जो भी स्रोत है वो कितना अवेलेबल है, इसके हिसाब से जो फार्मासिस्ट होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, वो बहुत अलग अलग तरह की वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। दीज एक्टिविटी रेंज फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू से लेकर के प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब करने तक सारी चीजें का काम करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें आपका एडीआर, साइड इफेक्ट, काउंसलिंग, ठीक है, मेडिकेशन एडहेरेंस, बहुत सारी चीजों को देखते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रोजाना की गतिविधियां की बात करें तो विकसित देशों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट उपलब्ध संसाधनों और हेल्थ केयर सिस्टम के आधार पर कई तरह की गतिविधियां करते हैं। ठीक है, उपलब्ध संसाधनों और हेल्थ केयर सिस्टम के आधार पर कई तरह की गतिविधियां करते हैं। इन गतिविधियों में प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू से लेकर दवाएं प्रिस्क्राइब करना तक शामिल है। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में लिखिएगा पॉइंट वाइज। ठीक है, जैसे आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, जैसे आपसे बताया गया डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालें डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आप इसमें 2 पॉइंट बता दिए कि हाँ विकसित देशों या विकसित देश में क्लिनिकल फार्मासिस्ट उपलब्ध जो संसाधन है, जो यहाँ पे रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल जो रिसोर्स है, स्रोत हैं, और हेल्थ केयर सिस्टम में है। ठीक है, तो इनके आधार पर कई गतिविधियां करते हैं जो फार्मासिस्ट हैं, मतलब प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू से लेकर के दवाई देना तक का ये सारी चीजें इसमें शामिल है। इसके बाद कुछ पॉइंट वाइज बता दीजिए। लिखिएगा, यहाँ पे आपको हेडिंग मेंशन करना है, ये डायरेक्ट तो आपका मेन हेडिंग हो गया। इसके बाद लिखिएगा देयर आर सम, क्या था, डेली एक्टिविटीज या क्लिनिकल फार्मासिस्ट। देयर आर सम डिफरेंट एक्टिविटीज, there are some activities, there are some different activities। ठीक है, there are some different activities, यहाँ पे आप एरो कर देंगे, उसके बाद आप पहला दूसरा बताएंगे। ठीक है, यहाँ से पीटीओ नेक्स्ट पेज से। ठीक है, there are some different activities। ठीक है, पहले आप तो यहाँ पे बताए डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है, क्योंकि हेडिंग को प्रायोरिटी दीजिएगा। हमें पता है कि अगर हेडिंग आप लिखेंगे तो अंदर की चीजें लिख ले जाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे देयर आर सम डिफरेंट एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज हैं जिसको आप बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपकी मेन हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मेन हेडिंग है। ठीक है, जो पहला लिखे थे ये भी आपका मेन हेडिंग था, डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ये भी मेन हेडिंग है, और ये आपका सब हेडिंग है। मेन हेडिंग, सब हेडिंग का मतलब होता है मेन हेडिंग को ज्यादा हाईलाइट करेंगे, सब हेडिंग को थोड़ा कम हाईलाइट करेंगे। मेन हेडिंग थोड़ा बड़ा होगा, सब हेडिंग थोड़ा छोटा होगा। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, कहना क्या चाह रहे हैं? इससे आपकी काफी अट्रैक्टिव लगेगी और लगेगा कि हाँ आप लिखे हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप मेन हेडिंग देख लिए जो आपको बताया कि देयर आर सम डिफरेंट एक्टिविटीज। अब इसमें सब हेडिंग को देखते हैं जिसको थोड़ा सा आपको हाईलाइट तो करना है लेकिन छोटा लिखना है। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, सबसे पहला है मरीज की दवाइयों का इतिहास। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें से पहला आ रहा है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। इट इन्वॉल्व गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकेशन यूज्ड बाय पेशेंट थ्रू इंटरव्यू एंड रिव्यू ऑफ पास्ट मेडिकल रिकॉर्ड। कह रहा है कि इनमें इंटरव्यू का मतलब काउंसलिंग, ठीक है, बात करके और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करके मरीज द्वारा इस्तेमाल की गई पिछली और मौजूदा दवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और रिकॉर्ड करना शामिल है। इट इन्वॉल्व गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं इसमें शामिल है जानकारी को रिकॉर्ड करना, रिगार्डिंग पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिसिन, जो पास्ट में और जो प्रेजेंट में मेडिसिन चल रहा है, पेशेंट के द्वारा जो मेडिसिन यूज हो रहा है उसकी जानकारी स्टोर करना। कैसे? थ्रू इंटरव्यू, मतलब उससे बात करके, काउंसलिंग करके और रिव्यू करके कि उसका मेडिकल रिकॉर्ड पहले का क्या था, उस हिसाब से उसको क्या करना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना। ओके, तो मरीजों की दवाइयों का इतिहास को इकट्ठा करना, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, इनमें इंटरव्यू और पिछले मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करके मरीज द्वारा इस्तेमाल की गई पिछली और मौजूदा दवाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और रिकॉर्ड करना शामिल है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चलिए, दूसरा है प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू।
ठीक है। प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू, चलिए प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ पेशेंट, इट इन्वॉल्व इसमें शामिल है पेशेंट का मूल्यांकन, इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन, एंड मेडिकल चार्ट बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा मेडिकल चार्ट और पेशेंट का मूल्यांकन शामिल है पेशेंट प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू में। मरीज प्रोफाइल समीक्षा, इनमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट द्वारा मरीजों और मेडिकल चार्ट का मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, और उनका जो मेडिकल चार्ट है उनका पूरी तरीके से मूल्यांकन, इवोल्यूशन शामिल है। दूसरा में पहला आपको बताया पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, दवाओं की पूरी जानकारी, उसके इतिहास के बारे में, कब वो पहले खाया था, कब बाद में खाया था, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एक्टिविटीज है, डेली एक्टिविटीज फार्मासिस्ट का। दूसरा है प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू, मरीज की प्रोफाइल समीक्षा। तीसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट। क्या है एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट? एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक तरह का ये भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हमारे बॉडी में कोई अनचाहा प्रभाव हो, दवा खाए आप पैरासीटामोल, बुखार बंद होने के लिए, पता चले आपके बॉडी में पूरा सूजन हो गया, ठीक है, आपके बॉडी में पूरा सूजन हो गया, आपका एक अंग काम ही नहीं कर रहा, पैरालाइज में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को समझना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इट इन्वॉल्व प्रिवेंशन, इट इन्वॉल्व शामिल है रोकना, डिटेक्ट करना, पता करना, अब मैनेज करना, एंड डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिपोर्ट करना ऑफ एडीआर। ठीक है, इनमें प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं मतलब एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रोकथाम, पता लगाना, प्रबंधन और दस्तावेजीकरण, रिपोर्टिंग शामिल है। एडीआर का रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज करने के लिए कि इसमें क्या शामिल है, रोकना, पता करना, मैनेज करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, किसके लिए, एडीआर का, एडीआर का पता लगाने के लिए। ठीक है, एडीआर के कोई भी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से मेंटेन करना, मैनेज करना, पता लगाना, उन्हें रोकना। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैरी आउट एडीआर, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं रोगी परामर्श, रोगी प्रोफाइल समीक्षा और रोगी दवा के इतिहास के माध्यम से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का प्रबंध करता है। अच्छा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैरी आउट एडीआर मैनेजमेंट थ्रू पेशेंट काउंसलिंग, प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू एंड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैरी आउट एडीआर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो होते हैं ये कैरी आउट एडीआर मतलब कि वही कैरी आउट एडीआर मैनेजमेंट थ्रू पेशेंट काउंसलिंग, ये क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैरी आउट एडीआर मैनेजमेंट थ्रू पेशेंट काउंसलिंग, मतलब यही बात है कि एडीआर को किस तरह से क्लिनिकल फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं, तो पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू। पेशेंट प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू एंड पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, इससे पता चलता है कि इसके बॉडी में क्या कोई एलर्जी तो नहीं था पहले, या पहले जो दवा दे रहे थे उस दवा से कोई शॉर्ट टर्म एलर्जी था या लॉन्ग टर्म एलर्जी था, जो भी चीजें था उस हिसाब से एडीआर का मॉनिटरिंग किया जाता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट रोगी परामर्श, रोगी प्रोफाइल समीक्षा, रोगी दवा इतिहास के माध्यम से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करता है। यहाँ पे प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया का मतलब है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक, जल पेन से लिख सकते हैं, नहीं जल पेन से नहीं लिखना है, जल पेन से नहीं लिखना है, डॉट पेन आता है डार्क वाला, उससे लिखना है, जल पेन से नहीं लिखना है, डॉट पेन से लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला आपको बताया पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, हम क्या पढ़ रहे हैं आपको पता है, हमारा क्वेश्चन है कि डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डेली एक्टिविटीज क्या है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनकी पूरी देख रेख करते हैं, वही होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो इनकी डेली एक्टिविटीज क्या होती है? डेली एक्टिविटीज में बताया गया आपको कि विकसित देशों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट अलग अलग संसाधनों और हेल्थ केयर सिस्टम के आधार पर कई तरह की गतिविधियां करते हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू से लेकर के दवा को देने तक का। ठीक है, इसके बाद आपको बताया कि कुछ और गतिविधियां हैं जो शामिल हैं, क्या क्या है अलग अलग गतिविधियां? पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, ठीक है, जो पेशेंट की पूरी दवाओं का इतिहास है उसको शामिल करते हैं, रखते हैं अपने पास, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू, पेशेंट की जो प्रोफाइल है उसको अपने पास रखते हैं, चार्ट बना के रखते हैं। दूसरा उसका मूल्यांकन करते हैं। तीसरा एडीआर को मैनेज, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मैनेज करना भी काम किसका है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है। ठीक है, चौथा है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, टीडीएम, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ठीक है, इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर मॉनिटरिंग ड्रग एफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में मतलब हमारा बॉडी जो ड्रग है वो किस तरह का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट कर रहा है, कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, एडीएमई का प्रोसेस हमारे बॉडी में किस तरह से हो रहा है, कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर वो मेटाबोलाइज कैसे हो रहा है और कैसे बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनेमिक्स एक टर्म आता है जिसमें क्या देखते हैं,
फार्माकोडायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि भाई दवा खाने के बाद क्या दिखा, हमारे बॉडी में क्या असर हुआ, ठीक है, हम जिस लिए दवा खाए थे ठीक होने के लिए क्या ठीक हुए या कुछ और होने लगा हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स, ये आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स फॉर मॉनिटरिंग ड्रग एफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी। इनमें दवा की असरदारता और टॉक्सिसिटी की निगरानी के लिए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। दवा की असरदारता मतलब कितना असरदार दवा है, और टॉक्सिसिटी का मतलब जहरीला, ठीक है, कितना जहरीला दवा है, उसकी निगरानी के लिए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, द ड्रग दैट आर कॉमनली मॉनिटर्ड एज जेंटामाइसिन, एमिकाइसिन, ठीक, एमिकासिन, जिन दवाओं की आमतौर पर निगरानी की जाती है, जैसे उसमें से वे हैं जेंटामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया। जेंटामाइसिन, एमिकासिन ये तरह का क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं, ठीक है। जेंटामाइसिन हो गया, एमिकासिन हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किए जाते हैं। तो द ड्रग दैट कॉमनली मॉनिटर्ड, इन सब दवाओं की मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, खासकर एंटीबायोटिक्स का। क्लियर? सर उत्तराखंड में टॉप 20 में से कितने नंबर के आ जाएंगे? सबसे आसान पेपर उत्तराखंड का आता है सुदर्शन जी, आप बेफिक्र रहिए, टॉप 20 पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू पढ़ लीजिए, उत्तराखंड का सबसे आसान पेपर आता है, टॉप 20 से बहुत नंबर आ जाएंगे आपको, ठीक है। आप देखिएगा अपना जो उत्तराखंड का पेपर है या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक साल का ही सॉल्व कर लीजिए और टॉप 20 देख लीजिए, मोर देन सफिशियंट है, सबसे इजी पेपर आता है, पास हो जाएंगे, ठीक। चलिए, सर इस सब्जेक्ट में एक ही चीज बार बार अभी अदर पैराग्राफ में दे दिया जाता है, कंफ्यूजन होती है, इससे कोई रास्ता बताइए। एक ही चीज को अदर पैराग्राफ में नहीं देने का मतलब, देखिए हमें पता है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट, अब आपसे पूछ रहा है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक्टिविटीज क्या है। अब एग्जाम में अगर आ जाएगा कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप जब दोनों को पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज होंगे कि अरे यार दोनों तो लगभग सेम सेम चीज तो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक्टिविटीज क्या है, दोनों में देखिए थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत डिफरेंस को समझ करके याद कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि समझ के पढ़िए, अगर याद करके पढ़ेंगे तो सच में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि आप वो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, वो आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या एक्टिविटीज होगी अगर आप बन जाते हैं तो, आपका अगर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट है तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये चीजें बहुत कॉमन है ना, ये आएंगी, जो वेरिएशन आप बता रहे हैं ना, सही क्वेश्चन आपका है, ये चीजें आएंगी, सब सब्जेक्ट आपस में मतलब सब टॉपिक मैच करता है थोड़ा बहुत, बस आपको समझ के लिखना है अच्छे से, ठीक है। तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जहां पे प्रॉपर तरीके से दवा की असरदारता को देखा जाता है कि दवा असर कैसे कर रही है, कोई बहुत जहरीली जहर इफेक्ट तो नहीं कर रही है, टॉक्सिसिटी तो नहीं फैल रहा है, इसकी निगरानी के लिए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि दवा का एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, कैसे घुल रहा है, कैसे ब्लड में घूम रहा है, कैसे मेटाबोलाइट हो रहा है, कैसे एक्सक्रीट हो रहा है, सारी चीजें। इन दवाओं की आमतौर पर निगरानी की जाती है जैसे कि जेंटामाइसिन और एमिकासाइसिन से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो गया थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसके बाद हो गया ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे आपको बताए थे, पहला आपका था पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, दूसरा प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू, तीसरा एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट, चौथा थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जिसको टीडीएम कहते हैं, ठीक है। चौथा के बाद फिर ड्रग इंफॉर्मेशन, अच्छा ये आपका पांचवा होगा, ये आपका पांचवा है, पांचवा है ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व एप्रिशियल कलेक्शन यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड ड्रग। इसमें दवा से संबंधित जानकारी का मूल्यांकन, संग्रह, उपयोग और प्रस्तुति शामिल है। देखिए आपको कई सारे पांच बता रहे हैं ना, अगर आपको तीन भी याद हो जाएगा, पांच में से तीन भी याद हो जाएगा ना, तब भी आप इसको बना करके लिख दीजिएगा, बहुत परेशान मत हो जाएगा कि सर पांच में से अगर तीन लिख देंगे तो नंबर कट जाएगा, नहीं कटेगा, बस आप चीजों को एक बार समझिएगा, अपने मन से लिखिएगा, ठीक है। इसमें दवा से संबंधित जानकारी का मूल्यांकन, संग्रह, उपयोग और प्रस्तुति शामिल है, किसमें, ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब दवाओं की जानकारी को मैनेज करना, दवा की जानकारी को मैनेज करना, दवा सूचना प्रबंधन। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। दवा सूचना प्रबंधक एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक मूलभूत जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए दवा सूचना प्रबंधक एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक मूलभूत जिम्मेदारी है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए एक चीज और आपको बताएं, थोड़ा सा हम और आसान बनाने की कोशिश करें कि आपको अट्रैक्टिव कैसे लगे और नंबर कैसे मिल सके। देखिए क्या होता है, हम आपको बताएं कि देयर आर सब डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग जो फार्मासिस्टम की एक्टिविटीज है। यहाँ पे हम आपको एक पॉइंट बताएं, पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री,
इसमें आपके मन में ये आया कि पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट की प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन हिस्ट्री रखते हैं, उनका प्रेजेंट मेडिसिन, उनका पास्ट मेडिसिन, ये सारा चीज का हिस्ट्री कौन रखता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ये समझ में आ गया, जिससे आप लिखते जाएंगे। दूसरा है प्रोफाइल पेशेंट रिव्यू, मतलब कि जो उनकी प्रोफाइल का उनका मूल्यांकन, ठीक है, या मेडिकेशन चार्ट का मूल्यांकन कौन करता है? फार्मासिस्ट करता है। दूसरा पॉइंट हो गया एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट, मतलब कि पूरी तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज करता है, ठीक है। फार्मासिस्ट मैनेज द एडीआर, सिंपल बता सकते हैं, ठीक है, जिसे किस तरह की प्रॉब्लम होती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में आप बता सकते हैं कि एक तरह का अनवांटेड इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में जो कि काफी हार्मफुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजों को एक बार पढ़िएगा, अपने मन से बता के बताइएगा अच्छे से बना करके कि यहाँ पे बात कर रहा है हेडिंग, हेडिंग जरूर लिख के आइएगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मैनेजमेंट। और उसके बाद चौथा आपका थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग में यही बताया जा रहा है कि जो दवा खाया गया है वो कितना असरदार है, कितना जहरीला है, उसका इफेक्ट क्या है, तो उसको पता करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस का सहारा लेना पड़ता है कि दवा कैसे घुल रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हमारे ब्लड में, किस तरह से यूरिन से बाहर आ रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, खासकर इस तरह की दवाइयां जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, जेंटामाइसिन और इमिकासिन से, ठीक। पांचवा है ड्रग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ये वाला, इसको आप खाली याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको याद कर लीजिएगा, आसान है कि ड्रग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट इज द फंडामेंटल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। दवा सूचना प्रबंधन एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक मूलभूत जिम्मेदारी है, ठीक। चलिए 5 सफिशिएंट है। छठवां जो है आपका डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग, डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग, बस यही। अच्छा 7 भी है, अच्छा 7 भी है। चलिए छठवां क्या है? डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग। यहाँ पे 7 बताया गया, लेकिन समय लगता है 5, 3 से लेकर के 4 से 5 तक जितना भी लिख दीजिए सफिशियंट है, जितना आपको याद हो जाए, लेकिन 3 से कम मत लिखिएगा, 3 से ज्यादा ही लिखिएगा, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा लिखिएगा, 3 से कम मत करिएगा। डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग, इट इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन यूज एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। चलिए इट इन्वॉल्व पेशेंट काउंसलिंग, इसमें शामिल है पेशेंट की काउंसलिंग मेडिकेशन के बारे में कि कैसे आपको यूज करना है, फिर इसको डिस्चार्ज किया जाएगा। इसका कुछ उद्देश्य है टू प्रोवाइड बेटर नॉलेज ऑफ इलनेस, बीमारी के बारे में अच्छा नॉलेज देना। रोल ऑफ मेडिकेशन टू पेशेंट, मेडिसिन का क्या योगदान है आपके डिजीज के लिए, इसके बारे में बताना, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब पेशेंट से बात करना, उससे सारी चीजें बताना, उसको समझाना कि पेशेंट ये दवा कितना इंपॉर्टेंट है, ये रोग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कितना खतरनाक है। तो इम्प्रूव मेडिकेशन कंप्लायंस, दवाओं को सही से आप फॉलो करने के लिए, सुधार करने के लिए बताना। टू मेक ड्रग ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव, बताना कि ये जो दवा है जिसका आप इलाज करा रहे हैं, जिसका उपचार ले रहे हैं, ये काफी ज्यादा प्रभावशाली है। टू रिड्यूस द चांस ऑफ एडीआर, इससे क्या होगा? एडीआर के चांस भी कम होंगे, पेशेंट की लाइफ भी क्या होगी? इंप्रूव होगी। ओके। डिस्चार्ज के समय मरीज की काउंसलिंग, इसमें डिस्चार्ज के समय दवा के इस्तेमाल के बारे में मरीज को सलाह देना शामिल है, ठीक है। मरीज की काउंसलिंग के उद्देश्य इस प्रकार है, मरीज को बीमारी और दवा की भूमिका के बारे में बेहतर तरीके से बताना, बीमारी और दवा के बारे में अच्छे से बताना, दवा का पालन बेहतर बताना, दवा का इलाज को ज्यादा असरदार बनाना, एडीआर की संभावनाओं को कम करना, संभावनाओं को कम करना, मरीज की जिंदगी को बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें काउंसलिंग में आप अपने हिसाब से बना करके लिखिएगा कि पेशेंट फार्मासिस्ट क्या क्या करता है। एंड ये आपका लास्ट है वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन, ठीक है। वार्ड राउंड में भागीदारी, जो लोग एडमिट होते हैं, डॉक्टर और फार्मासिस्ट सब लोग राउंड लगा के उससे आते पूछते हैं, ठीक है। तो ए विजिट मेड टू हॉस्पिटल इन पेशेंट, जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनका एक विजिट करते हैं, कौन? दियर ए बेड साइड बाई ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा जो पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए डॉक्टर आते हैं, आइदर एलोन, या तो अकेले आएंगे, विथ ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड मेडिकल स्टूडेंट, या तो एक टीम आएगी, उसके साथ कुछ मेडिकल स्टूडेंट भी होते हैं। क्यों आते हैं? टू रिव्यू एंड फॉलो अप द प्रोग्रेस इन द हेल्थ एंड टर्म एंड बाउंड रन, क्यों आते हैं? कि प्रॉपर तरीके से रिव्यू लेना कि जो पेशेंट एडमिट था उसका क्या हेल्थ स्टेटस रहा है, ठीक है, उसको पता करने के लिए। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अकेले या हेल्थ केयर प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट की टीम के साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों के बिस्तर पर जाकर उनकी सेहत में हो रही प्रगति की समीक्षा करने और फॉलो करने को वार्ड राउंड कहा जाता है। ये तो आपको बेसिक बना करके आराम से लिख ले जाएंगे, ये तो आप देखे ही होंगे, इसमें हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए तो सारी चीजों को देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले जाएंगे। हाँ, जैसा कि अभी किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही कि
हाँ बिल्कुल, सरसरी निगाह से आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल पास हो जाएंगे। बस आपको बना के लिखना है, जितने पॉइंट आपको बताएं सब याद कर लेना है, ठीक। चलिए अब कुछ यहाँ पे क्यों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जितना पढ़े हैं समझ में आया ना। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि लिख ले जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा जल्दी हो गया या आपको नहीं याद होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ तक का क्लियर हो गया। चलिए चलिए जल्दी से, या तो एक बार फिर हम सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का डेली एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, इसके बारे में मतलब डेली क्या करते हैं इनको बताना है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट वे फार्मासिस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल में पेशेंट जो एडमिट होते हैं वहां काम करते हैं। फार्मासिस्ट दो तरह के होते हैं, एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल में रहते हैं, क्लिनिकल मतलब जो लोग एडमिट होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम है कि भाई दवाओं को देना, हॉस्पिटल की फार्मेसी पे रहना, लेकिन वो वहां रहते हैं जहां पे पेशेंट एडमिट होता है, प्रॉपर तरीके से दवा देना या फिर उनकी निगरानी रखना, सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें कि अगर दूसरे देश की बात करें, डेवलप कंट्री में, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, उस पर डिपेंड करता है कि फार्मासिस्ट किस तरह से ध्यान रखें, ठीक है। उसी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन देना, उसको रिव्यू करना, सारी चीजें मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ गतिविधियां हैं, जैसे पेशेंट की मेडिसिन हिस्ट्री रखना, उनका जो दवाई है उनका इतिहास रखना। दूसरा है पेशेंट की पूरी तरीके से प्रोफाइल को मेंटेन करना, उनके जो भी दवाई लिए हैं उनका चार्ट को मूल्यांकन करना। तीसरा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज करना, जो भी इनके बॉडी में एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हो रहे हैं उसकी निगरानी करना, उसको मॉनिटरिंग करना, उसका पता लगाना, उसे रोकना, ये सारा जिम्मेदारी किसका है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। चौथा है थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, जो दवा खाया वो कितना असरदार है, कितना जहरीला है, उसको फार्माकोकाइनेटिक्स प्रोसेस से पता करना कि दवा कैसे घुल रहा है, कहाँ फैल रहा है, कहाँ रिएक्शन कर रहा है, सारी चीजें, ठीक है। कुछ एंटीबायोटिक्स उसके बारे में बताना। ड्रग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो दवाओं की जानकारी है उसको मैनेज करना, फार्मासिस्ट का एक मूलभूत जिम्मेदारी ये भी होता है। डिस्चार्ज पेशेंट काउंसलिंग, जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो उसके बारे में बताना अच्छे तरीके से, ठीक है। दवा के बारे में बताना, सारी चीजें करना, ओके, क्या चीजें हैं। और डिस्चार्ज के समय काउंसलिंग हो गया, और वार्ड राउंड पेशेंट जो होता है वार्ड राउंड की तरफ से जो भी आता है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लीजिए कि डॉक्टर जो फार्मासिस्ट के साथ सारी चीजें राउंड करते हैं पेशेंट को देखने के लिए कि क्या सुधार हुआ है। एक बार मिथिलेश सर का फोन आ रहा है। हाँ मिथिलेश सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। बस बस हो रहा सर, यही थोड़ा एमसीक्यू वगैरह करा दें, होने वाला है। कब से कर दे? अच्छा 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 अच्छा, तभी तो 11:30 नहीं बजा था, तभी तो हो जाना चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हम इसको कर दे रहे हैं, बस जैसे क्लास खत्म होने वाला 2 मिनट और लगेंगे सर बस। हाँ हाँ बस बस 2 मिनट लगेंगे, खत्म करके करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना EHR स्टैंड फॉर, जल्दी से बता दीजिए पहला क्वेश्चन क्या है। EHR स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इमरजेंसी हेल्थ रिकॉर्ड रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक हॉस्पिटल रजिस्टर, एक्सटर्नल हेल्थ रिकॉर्ड। EHR का फुल फॉर्म क्या है? बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है, बेसिक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा है वन मेन एडवांटेज ऑफ EHR, EHR का एक मेन लाभ बताइए। इंक्रीज पेपर वर्क को बढ़ाना, इजी एक्सेस टू पेशेंट डाटा, पेशेंट के डाटा को आसानी से एक्सेस कर लेना, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी को लॉस करना, मोर प्रिस्क्रिप्शन एरर, ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन की गलतियां आना। बताइए एक मेन एडवांटेज क्या है EHR का, लाभ क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी वाला है, ठीक है। इजी एक्सेस टू पेशेंट डाटा, पेशेंट के डाटा को आसानी से एक्सेस कर पाना, क्योंकि सब ऑनलाइन हो जाते हैं, ठीक। चलिए तीसरा है विच इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन EHR, EHR में कौन सी जानकारी जो है शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में कौन सी जानकारी शामिल है? पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री, लेबोरेटरी रिपोर्ट, मेडिकेशन हिस्ट्री, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। पेशेंट की पूरी जो मेडिकेशन हिस्ट्री वो शामिल है, या उसके लेबोरेटरी रिपोर्ट उसका डाटा शामिल है, मेडिकेशन हिस्ट्री शामिल है, या ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। तीनों चीजें शामिल होती हैं EHR में, चाहे उसकी दवाओं की हिस्ट्री हो, चाहे उसके कोई लैब टेस्ट वगैरह की हिस्ट्री हो, या फिर मेडिकेशन हिस्ट्री हो, सब चीज शामिल होता है, जो डी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चौथा है EHR हेल्प इन रिड्यूसिंग, EHR मदद करता है कम करने के लिए, EHR मदद करता है कम करने के लिए, क्या कम करने के लिए? कम्युनिकेशन,
मेडिकेशन एरर, पेशेंट सेफ्टी या ट्रीटमेंट क्वालिटी। ठीक है, कम्युनिकेशन, मेडिकेशन एरर, पेशेंट सेफ्टी या ट्रीटमेंट क्वालिटी, बताइए क्या कम करने के लिए मदद करता है EHR? कम्युनिकेशन, मेडिकेशन एरर या पेशेंट सेफ्टी या ट्रीटमेंट क्वालिटी? तो जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, मेडिकेशन एरर। ठीक है, मेडिकेशन एरर को कम करता है EHR, हेल्प इन रिड्यूसिंग मेडिकेशन एरर। ओके, तो बी राइट आंसर है, जिसका ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से मेडिकेशन एरर कम होने के चांस होता है। ठीक, पांचवा है वन डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की आपको बताना एक डेली एक्टिविटी, एक कोई डेली एक्टिविटी बताना है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। परफॉर्मिंग सर्जरी, सर्जरी परफॉर्म करते हैं, क्लिनिकल क्लीनिंग वार्ड में जाते हैं, ड्राइविंग एम्बुलेंस, एम्बुलेंस चलाते हैं, या रिव्यूइंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करते हैं। बताइए क्लिनिकल फार्मासिस्ट का एक डेली एक्टिविटी क्या है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, डी वाला, डी राइट आंसर है। ठीक है, डी राइट आंसर है। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट इन। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पार्टिसिपेट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? वार्ड राउंड में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, सिक्योरिटी ड्यूटी में या बिलिंग प्रोसेस में? क्लिनिकल फार्मासिस्ट किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? वार्ड राउंड, कंस्ट्रक्शन वर्क, सिक्योरिटी ड्यूटी या बिलिंग प्रोसेस में? बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, वार्ड राउंड में डॉक्टर के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। मॉनिटरिंग एडीआर इज द ड्यूटी ऑफ, मॉनिटरिंग एडीआर इज द ड्यूटी ऑफ, एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी किसकी ड्यूटी है? नर्स का सिर्फ, या सिर्फ सर्जन का, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, या रिसेप्शनिस्ट का? बताइए एडीआर की मॉनिटरिंग का किसकी ड्यूटी है? सिर्फ नर्स का होता है, या सर्जन का होता है, डॉक्टर का, या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का, रिसेप्शनिस्ट का? बहुत अच्छा, सी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे क्वेश्चन आप पहले से ही कर चुके हैं सारी चीजें। अच्छी बात है, आपको नॉलेज है चीजों का, बहुत अच्छी बात है। पेशेंट काउंसलिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट हेल्प, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आता आपके एग्जाम में। पेशेंट काउंसलिंग बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा जो पेशेंट काउंसलिंग होता है, ये मदद करता है इंक्रीज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन बढ़ाता है, इंप्रूव मेडिकेशन एडियरेंस, मेडिकेशन एडियरेंस मतलब दवाओं के पालन में सुधार लाता है, रिड्यूस हॉस्पिटल इनकम, हॉस्पिटल के इनकम को कम करता है, स्टॉप ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को कम करता है। ठीक है, रोकता है। बहुत अच्छा, बी राइट आंसर है, इंप्रूव मेडिकेशन एडियरेंस। मेडिकेशन एडियरेंस का मतलब प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो दवाई फॉलो की जा रही है पेशेंट के द्वारा, वही कहलाता है मेडिकेशन एडियरेंस। तो इसमें सुधार लाता है फार्मासिस्ट के द्वारा। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा। तो आप आज देखिए कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या एक्टिविटीज है और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड क्या है। बहुत अच्छे तरीके से आप कितने क्वेश्चन तक कवर कर लिए आज? ये कितना, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्वेश्चन तक आप कवर कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। जल्दी से आपके ये खत्म करना है आपका HCP। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप देख चुके हैं और सारे को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आदिश्री.official इंस्टा आईडी, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है। अच्छे से पढ़िए, चीजों को रिवीजन करिए, अच्छे से मेहनत करिए, चीजों को एक बार सरसरी निगाह से देखने की कोशिश किया करिए, फ्री टाइम में याद करिए, और जो याद हो जाए उसको लिखने की कोशिश करिए रफली पेज में। ठीक है, टाइम ना बताइए, टाइम ना गवाइए, सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, रफली पेज में लिखने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।